सुमित सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी सामने से उसकी माँ कावेरी जी धीरे धीरे चलकर उसके पास आ रही थीं। अपनी माँ को आते हुए देखकर सुमित ने अपनी तैयारी जल्दी जल्दी शुरू कर दी और खुद को ज़्यादा व्यस्त दिखाने लगा। उसे पता था कि माँ उसके पास आकर एक ही बात का दुखड़ा रोएंगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना ऑफिस का बैग उठाया और तैयार होकर पत्नी को अलविदा कहकर माँ की तरफ मुस्कुराकर बाहर निकल गया। ये कोई नई बात नहीं थी, वो हमेशा ऐसा ही करता था। जब भी कावेरी जी उससे बात करने आती तो वो अपनी तैयारियां तेज करने लग जाता। उसे पता था कि माँ उससे क्या कहना चाहती हैं, लेकिन वो उन्हें नज़रअंदाज कर तुरंत घर से बाहर निकल जाता। पर आज न जाने क्यों उसका दिल बेचैन हो रहा था और जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन उसने अपने दिल की बात को अनसुना कर दिया और ऑफिस पहुंचकर अपने काम में मशगूल हो गया। दोपहर के लगभग 1 बजे उसकी पत्नी रचना का बार बार फोन आता रहा, लेकिन वो उसे अनदेखा कर अपने काम में व्यस्त रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि वो उसके सामने अपना दुखड़ा रोएगी, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए वो अपने ऑफिस के काम में उनके झगड़े से दूर ही रहना चाहता था और इसीलिए उसने फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। पर शाम को जब थका हारा घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रचना उसे देखकर चीख पड़ी, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? फ़ोन उठा लेते तो आज ये मुसीबत हमारे सिर पर नहीं आती। ये सुनकर सुमित हैरान रह गया और बैग एक तरफ रखकर उसे पूछने लगा, क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रचना गुस्से से उसके बराबर में बैठते हुए बोली, अगर फ़ोन उठा लेते तो ये नौबत नहीं आती। तुम्हारी माँ सुबह से घर से निकल गई हैं और मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। अब क्या मेरा सारा दिन इसी काम में बीतेगा कि तुम्हारी माँ के पीछे पीछे भागती फिरूं और वो इस तरह की हरकतें करती रहें। अब मैं घर को देखूं या तुम्हारी माँ को देखूं? तुम्हें अपनी माँ को समझाना चाहिए। ये सुनकर सुमित ने कहा, माँ मिल गई तो ना? अरे नहीं मिली, तभी तो तुम्हें फ़ोन किया था। अब तुम जानो और तुम्हारी माँ। वैसे भी मेरा तो उनसे कोई खास नाता नहीं है। तुम्हारी माँ है, जाओ और ढूंढो उन्हें। मेरी तो इस घर में आकर ज़िंदगी खराब हो गई है। वो न जाने क्या क्या बोलती रही, लेकिन सुमित कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी माँ को ढूंढने के लिए अपने एक दोस्त को भी साथ ले लिया। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो यहीं कहीं मिल जाएंगी, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, वो बूढ़ी हैं। लेकिन सुमित का दिल न जाने क्यों किसी अनजानी आशंका से डरा हुआ था। वो उससे क्या कहता? अगर उसने शुरू से ही अपनी माँ का ध्यान रखा होता तो आज ये सब ना होता। लेकिन अब किसी से कुछ कहना व्यर्थ था। सुमित वहीं बैठकर रोने लगा। इसी दौरान रात के अंधेरे में उसे ऐसा लगा कि कचरे के ढेर के पास कोई बूढ़ी औरत बैठी है। उसने अपने दोस्त को कहा कि अब रात बहुत हो गई है, तुम घर चले जाओ, हम माँ को कल ढूंढेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये डर सता रहा था कि कहीं कचरे के पास उसकी माँ ही तो नहीं है। तभी उसका दोस्त आगे बढ़ा और उसको तसल्ली देते हुए बोला कि मैं कल आऊँगा और तुम्हारे साथ मिलकर आंटी को ढूंढूंगा। कहते हुए वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सुमित दौड़कर उस औरत के पास गया और उसे गौर से देखने लगा। उसे देखकर सुमित को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने देखा वो सच है या कोई सपना। उसने कई बार खुद को चुटकी काटी कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन जो कुछ वो देख रहा था वो सच्चाई थी। अपनी आंखों से देखकर उस दृश्य ने सुमित के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि वो और कोई नहीं, सुमित की माँ कावेरी जी थी, जिसे देखकर उसे लगा कि अब वो अगली सांस भी नहीं ले पाएगा। ऐसी कयामत उस पर टूट पड़ी थी। वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। इसी दौरान कावेरी जी की नज़र उस पर पड़ी। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे बयां करना मुश्किल था। सुमित शर्मिंदगी की गहराइयों में डूबता चला गया और उन तमाम पलों को सोचने लगा जब उसकी माँ ने उसके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। उन्होंने उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और वो कैसा बेटा निकला, ये सोच कर ही आज उसे अपने आप पर घृणा महसूस हो रही थी, क्योंकि वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जब से उसने होश संभाला तब से उसने सिर्फ अपनी माँ कावेरी जी को ही देखा था। कावेरी जी ने उसे शुरू से ही समझा दिया था कि बेटा, तुम्हारे पिताजी रोजगार के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं और इस सिलसिला शादी के बाद ही शुरू हो गया था। कावेरी जी अपनी सास के साथ ही रहती थीं। उसके एक देवर भी थे जो कि एक निकम्मे इंसान थे, जिन्हें काम काज से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि सुमित की माँ को बार बार तंग करते थे कि भाभी भैया से कहो कि मुझे पैसे भेजें। कावेरी जी की सास भी उनको बहुत तंग करती थी, लेकिन कावेरी जी धैर्य और शुक्र के साथ वहाँ रह रही थीं, क्योंकि उनके पास कोई और सहारा नहीं था। वो भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और जब से उन्होंने होश संभाला तब से उसने भी माँ बाप के नाम पर सिर्फ अपनी माँ को ही देखा था।
जो उनके चाचा चाची के रहमों पर थी। और फिर जब उनका देहांत हुआ तो कावेरी जी भी अकेली हो गईं। उन्होंने बहुत दुख झेले थे और चाचा जी ने जल्दी उनके लिए लड़का देखकर शादी कर दी। क्योंकि वो मस्जिद उनसे नहीं संभल रही थी, इसलिए उन्होंने सुमित के पिताजी का चयन किया। सुमित के पिताजी बहुत अच्छे महत्व वाले व्यक्ति थे, लेकिन सुमित की दादी ने जानबूझकर अपनी जान पहचान वालों के जरिए सुमित के पिताजी का विदेश में नौकरी का प्रबंध कर दिया। क्योंकि दादी सच्चाई को समझ गई थी कि उनके छोटे बेटे तो निकम्मे हैं, और अगर उनका बड़ा बेटा भी अपनी पत्नी के अधीन रह गया तो दादी के इस घर में जो आदेश चलते हैं उन पर कोई अमल नहीं करेगा। ये वजह थी कि शादी के 6 महीने बाद ही दादी ने उसे अपने बड़े बेटे यानी कि कावेरी जी के पति को विदेश नौकरी पर भेज दिया। कावेरी जी बहुत रोई और अपने पति से माफ़ी मांगी और कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई तो क्षमा कर दें, लेकिन उन्हें इस तरह दूसरे के रहमो करम पर ना छोड़कर जाए। क्योंकि दादी ने पहले दिन से ही माँ से वैर पाल लिया था, पर पिताजी को दादी की बात से मजबूर होकर विदेश जाना ही पड़ा। पिताजी को विदेश गए हुए 1 महीना ही हुआ था कि तभी माँ को पता चला कि वो गर्भवती हैं। माँ बनने की खुशी में 9 महीने कैसे बीत गए उन्हें पता नहीं चला। 9 महीने बाद सुमित का जन्म हुआ तो उसके पिता राम सिंह जी ने पहली बार विदेश से छुट्टी लेकर आने का विचार किया, लेकिन दादी ने उन्हें साफ मना कर दिया कि यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन्हें अपने छोटे भाई हवा सिंह की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए बोल दिया। हवा सिंह सुमित के चाचू का नाम था। सुमित के पिताजी उसे देखे बिना ही उससे प्यार करने लगे थे। वो अक्सर कावेरी जी को पत्र लिखा करते थे जिसमें उनके बेटे सुमित का उल्लेख बहुत अधिक होता था, यानी अपनी संतान की याद में वो भी तड़पते रहते थे। लेकिन दादी ने उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें वहीं रहकर अपनी भाई की जिम्मेदारी उठानी है। कुछ साल बाद सुमित के चाचू हवा सिंह की भी शादी कर दी। छोटी बहू घर में आते ही सुमित की दादी को एहसास हुआ कि उन्होंने कावेरी के साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि छोटी बहू ने आते ही पूरे घर पर राज जमा लिया था। दिन ऐसे ही बीतने लगे। इसी बीच सुमित की दादी का अचानक देहांत हो गया तो राम सिंह जी को मजबूरन विदेश से आना पड़ा। अपने बेटे को देखते ही वो रोने लगे और उन्हें गले लगाकर प्यार करने लगे, जैसे कह रहे हो कि मेरा बेटा कब इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। सुमित 5 साल का हो गया था, लेकिन उसके लिए उसके पिता एक अजनबी थे, इसलिए वो उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखता था। ये बात राम सिंह जी को बहुत तकलीफ देती थी कि उनका अपना बेटा जो उनसे प्यार करना चाहिए था वो अपने पिता को पहचान भी नहीं पा रहा। सुमित छोटा था, नादान था, इसीलिए उस समय उनकी तकलीफ को समझ नहीं पाया, लेकिन उनका वो चेहरा आज भी सुमित की यादों में बसा हुआ है। जब वो उसे देखकर उम्मीद भरी नज़रों से मुस्कुराते थे और सुमित कोई जवाब नहीं देता था, बस अपनी माँ से चिपक कर बैठ जाता। उस समय उनके चेहरे पर जो दर्द उभर आता वो सुमित के दिल को चीर भी देता था। अब वो उन पलों को याद कर बहुत रोता था। सोचता था कि काश उस समय वो समझदार होता, काश उसके पिताजी उसे पहले से ही अपनी गोद में ले लेते तो वो बचपन से उनके स्नेह से परिचित होता। लेकिन अब समय निकल चुका था, दिन ऐसे ही बीतने लगे। राम सिंह जी ने यहीं अपना कारोबार शुरू कर दिया। अब कावेरी जी भी खुश थी कि उनके पति हमेशा के लिए उनके साथ यहीं रहेंगे। लेकिन राम सिंह जी को अपना कारोबार जमाए हुए 6 महीने ही हुए थे कि उनके छोटे भाई हवा सिंह की लापरवाही और जिद्दी स्वभाव के कारण कारोबार में घाटा होने लगा। राम सिंह जी जितने मेहनती थे, मतलब मेहनत करते थे, हवा सिंह उतनी ही लापरवाही से सब कुछ बर्बाद कर देता। अपनी पत्नी के ऐसो आराम के लिए वो पैसे उड़ाते रहे। 6 महीने में ही राम सिंह जी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और बिल्कुल खाली हाथ रह गए। इस बात का उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। उन्होंने हवा सिंह से भी कह दिया कि अब तुम्हें कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह कब तक चलता रहेगा। मैं तुम्हारी पत्नी का खर्चा कब तक उठाता रहूँगा, मेरी अपनी पत्नी और बच्चा भी है। तो इस बात पर हवा सिंह ने बहुत हंगामा खड़ा कर दिया था। राम सिंह जी को इस बात का गहरा असर हुआ और वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। इस तरह 1 साल के अंदर ही राम सिंह जी भी उन्हें छोड़कर चले गए। पति का ये सदमा कावेरी जी के लिए बहुत भारी था, लेकिन हवा सिंह को जैसे एक बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। अब उनके पास अच्छा खासा अवसर था कि वो उन्हें आसानी से घर से बाहर निकाल देंगे। हवा सिंह ने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब उनका बच्चा होने वाला है और उसका परिवार बढ़ने वाला है, इसलिए उन दोनों माँ बेटियों को घर से बाहर निकल जाने को कह दिया था। ये कावेरी जी के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन वो एक स्वाभिमानी महिला थी। उन्होंने अपनी बचत से एक घर किराए पर लिया और दोनों माँ बेटे वहाँ रहने लगे। तब सुमित लगभग 8 साल का हो गया था और ये 8 साल उसकी ज़िंदगी के बहुत दुख भरे पल थे। उसने तब हर वक्त अपनी माँ को रोते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की। अक्सर सुमित रातों में देखता था कि उनकी माँ रात को उठकर ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी में सुख नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, पर मेरे बच्चे का जीवन सुखी बना देना, ताकि वो एक बेहतरीन ज़िंदगी बिता सके।
दिन बीतते गए, सुमित बड़ा हो गया। कावेरी जी ने सिलाई कढ़ाई करके लोगों के घर में काम करके उसे बड़ा किया था। उनका अपने बेटे की जिंदगी पर बहुत बड़ा उपकार था जिसे सुमित कभी नहीं भूल सकता था। वो उसकी जिंदगी के लिए एक ऐसा चमकता हुआ सितारा थी जो उसे हर पल याद रहता था। उन्होंने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी थीं। कावेरी जी के चेहरे पर अब झुर्रियां आ गई थीं। समय ने उन्हें पहले से ही बूढ़ा कर दिया था। पति की जुदाई ने तो उन्हें बिल्कुल कमजोर कर दिया था, लेकिन उन्हें अपने बेटे का सहारा था, इसलिए वो जी रही थी और उसे सफल देखना चाहती थी। बेटे की सफलता अपनी आंखों से देखकर उन्होंने तय किया कि वो जल्द ही उसकी शादी कर देंगी, क्योंकि अब वो आराम करना चाहती थी और बेटे की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी। सुमित ने उनकी बात पर सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा कि वो अपने ऑफिस में एक लड़की को पसंद करता है। तो कावेरी जी ने बेझिझक उस रिश्ते के लिए हामी भर दी और धूमधाम से उसकी शादी कर दी। शादी से पहले सुमित की पत्नी रचना ने उसे साफ कह दिया था कि शादी के बाद वो भी नौकरी करेगी, लेकिन जब सुमित ने कावेरी जी को इस बारे में बताया तो नाराज हो गई और कहने लगे कि मैं बहू इसलिए ला रही हूँ ताकि वो घर और तुम्हारा ध्यान रखे। अगर वो शादी के बाद भी इसी तरह नौकरी करती रही तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, इसलिए वो इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती। सुमित ने जब ये बात अपनी रचना को बताई तो वो एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर मान गई। पर उसे क्या पता था कि दोनों में सबसे पहले बहस इसी बात पर होगी, क्योंकि शादी के बाद रचना अपनी सास के लिए अपने दिल में बहुत बड़ी गलतफहमी पालने लगी और इसी कारण जल्द ही सुमित की शादीशुदा जिंदगी में बुरे दिन आ गए, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी बहुत से मुद्दों पर असहमत होती रहीं और वो दोनों के बीच में फंसता गया। जब वो ऑफिस से थका हार कर घर वापस आता तो रचना के पास माँ के लिए शिकायतों का लंबा सिलसिला होता। धीरे धीरे उसने उनकी शिकायतों पर ध्यान देना छोड़ दिया, तो रचना ने भी उसे शिकायत करना छोड़ दिया। लेकिन अब स्थिति उल्टी हो गई थी। कावेरी जी पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वो अक्सर सुमित के पास आकर बैठती तो रचना को बहुत बुरा लगता। वो सुमित से कहती कि तुम्हारी माँ मेरी शिकायतें करने के लिए तुम्हारे पास आकर बैठती हैं, इनसे कह दिया करो कि जब तुम घर वापस आओ तो हम दोनों पति पत्नी को भी कुछ समय अकेले बिता लेने दें। तो सुमित ने जब ये बात अपनी माँ से कही तो उन्होंने उसके पास आकर बैठना भी छोड़ दिया। कभी कभी सुमित अपनी माँ को रोते हुए देखता तो रचना कहती सुबह सवेरे वो लड़ाई झगड़ा करती हैं और फिर तुम्हारे आने पर मगरमच्छ के आंसू अपनी आंखों में भर लेती हैं ताकि तुम उनके आंसुओं पर यकीन कर लो। तो सुमित ने अपनी पत्नी को पास बिठाते हुए कहा मेरी माँ ने सच में मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं रचना, और मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम उन कुर्बानियों का ख्याल रखते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर वो वाकई कमज़ोर हो गई हैं तो तुम तो स्वस्थ हो ना, उन्हें जवाब मत दिया करो, चुपचाप मेरी खातिर उनकी बातें सुन लिया करो। तो ये सुनकर रचना हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और चुप हो गई। उस दिन के बाद उसने सुमित से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उल्टा हिसाब हो गया। कावेरी जी सुमित के पास आकर फिर से बैठने लगीं। सुमित जब भी काम से वापस आता तो कावेरी जी उनसे कहती बेटा मैं इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। तेरी पत्नी मुझे न खाना देती है न मुझसे ठीक से बातें करती है, मुझे घर के किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती, कहती है कि ये मेरा घर है। तो एक काम कर बेटा, मुझे बुजुर्गों के आश्रम में छोड़कर आ जा। घर तो अब तेरा ही है, मैंने तेरे नाम कर दिया है, बल्कि ये घर तूने ही तो बनाया है ना, तो फिर मेरा यहाँ क्या है। इतना कहकर वो रो पड़ी तो सुमित ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा कि माँ मिलजुल कर जिंदगी बिताना सीखो, वो आपकी बहू है, कोई दुश्मन नहीं। भला ऐसा क्यों करेगी वो। तो ये सुनकर कावेरी जी खामोश हो गईं और अपने कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रोने लगीं। तो इधर पीछे खड़ी हुई रचना जितनी नजरों से सुमित की ओर देखते हुए बोली कि देखो मैं आपको कहती हूँ ना कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तुम अपने ऑफिस में ध्यान दो, मैं कल खुद उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अगले दिन सुमित ऑफिस से आया तो रचना ने कहा कि मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई थी, डॉक्टर ने उनको मानसिक रूप से बीमार बताया है। तो सुमित ने भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया। अब रचना कावेरी जी के खाने में दवाइयाँ मिलाने लगी तो वो अधिक समय तक सोती रहती, लेकिन जब सुमित घर आता तो वो उसे एक ही बात कहती कि मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ा, तुम क्यों नहीं समझते। तभी रचना जल्दी से सुमित के पास आकर कहती कि तुम अपनी माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये दवाइयों का असर है, वो ऐसी उल्टी सीधी बातें करती हैं, मैं तो उनका बहुत ध्यान रखती हूँ, कभी भी उन्हें डांटती नहीं। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से समझ लो कि वो पागल हो चुके हैं और एक पागल इंसान को संभालने के साथ साथ पूरे घर को संभालना तुम्हारी पत्नी के लिए कितना मुश्किल होगा, ये बात तुम सोच कर देखो। वो अपनी मीठी मीठी बातों से सुमित को फंसा लेती और सुमित भी अपनी माँ को दोषी समझने लगा। कभी कभी सुमित गहरे अवसाद में चला जाता कि उसकी माँ ने उसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और अब
उनकी ये हालत हो गई है। दिन बीतते गए, जब वो अपनी माँ को रोते हुए देखता तो उसका जी भी बहुत रोता, लेकिन वो भी चाहता था कि घर में शांति बनी रहे। ऑफिस से आने के बाद वो सुकून चाहता था, लेकिन अब रचना उसके आने से पहले ही उन्हें कमरे में बंद कर देती थी। अब तो कई दिनों से सुमित ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। बस उनकी आवाज़ों से अंदाजा होता था कि वो कमरों में ऊंची आवाज़ में रो रही हैं। रचना कहती कि वो पागल हो चुकी हैं और किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं उन्हें काबू में रख रही हूँ। अब तो सुमित भी अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि रचना ने उसे यकीन दिला दिया था कि उसकी माँ पागल हो चुकी है। एक दिन रचना ने उसे सुझाव दिया कि क्यों ना उसकी सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आए। उसकी बात सुनकर सुमित को बहुत गुस्सा आया। हालांकि ये बात तो वो भी कई बार सोच चुका था, लेकिन बदनामी के डर से बोल नहीं पाया था कि अगर लोगों को पता चलेगा कि तो क्या कहेंगे। यही कि सुमित की माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए समर्पित कर दी। पहले उसके पिता का इंतज़ार करती रही। जब वो विदेश से वापस आए तो 1 साल के अंदर ही गुजर गए, लेकिन फिर भी इतने कठिन हालातों में सुमित को पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि आज वो अच्छा खासा कमा रहा है। पर अब सुमित ने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। हालांकि कावेरी जी घर में बहुत अच्छे उनके हालात नहीं रह गए थे, इस बात को उसे भी पूरा एहसास था, लेकिन वो एक बहुत ही खुदगर्ज और स्वार्थी इंसान बन चुका था, जिसे सिर्फ अपने सुकून की परवाह थी। उस माँ को जिसने अपनी बहुत सी कुर्बानियाँ देकर उसे इस मुकाम तक पहुँचाया था, वो अक्सर भूल चुका था। याद होते हुए भी वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहता था। जब उनकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो गई तो वो चाहने लगा कि जब वो घर आए तो उसे सुकून मिले। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से भी कह दिया कि तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरी माँ के साथ कुछ गलत नहीं करोगी। वो सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें बंद कर चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आने वाला है जो उसे बहुत बड़ा सबक सिखाएगा और वो पूरी ज़िंदगी पछताते रहेगा। आज सुबह भी वो रोज़ की तरह दफ्तर के लिए निकला तो उसकी माँ कावेरी जी उसके पीछे पीछे चली आईं और रोते हुए बोली, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ, वहाँ जाकर मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी बिता लूँगी। लेकिन तुम्हारी बेरुखी देखकर मेरा दिल रोता है कि मैं अपनी जान ही दे दूँ। पर सुमित ने उसकी तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और कह दिया कि माँ, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत किया करो। पूरा दिन आप लोग सुकून नहीं लेने देते। जब सुबह निकल रहा होता हूँ तब तो दुआओं के साथ विदा किया करो। ये कहते हुए वो दफ्तर के लिए निकल गया। लेकिन न जाने क्यों उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। ऑफिस में भी उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। सारे काम गलत होने लगे तो बॉस ने भी उसे खूब डांटा कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है। अब उन्हें क्या बताता है कि रोज़ घर में झगड़े हो रहे हैं। उनसे कुछ नहीं कहा और शाम को ऑफिस से घर आया तो अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि तुम्हारी माँ घर से बाहर निकल गई। ये सुनकर वो तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया और अपने दोस्त को साथ में लेकर उन्हें ढूंढने लगा। लेकिन थक हार कर जब एक चबूतरे पर बैठे तो सामने कचरे के पास उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जो कचरे के ढेर से खाना चुग कर खा रही थी। उसने अपने दोस्त को घर भेज दिया और खुद तेज कदमों से उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा, जिसे देखकर एक पल के लिए उसका दिल थम सा गया, क्योंकि वो कोई और नहीं उसकी माँ कावेरी जी थी, जो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि पहली नज़र में उन्हें पहचान ही नहीं पाया। उसकी पत्नी ने उसकी क्या हालत कर दी थी, वो उन्हें देखकर सोचने लगा कि आज सुबह ही माँ से मुलाकात हुई थी, लेकिन उसने उनकी ओर नज़र उठाकर देखा भी नहीं। अगर देख लिया होता तो शायद ये हादसा ही ना होता। आज अपनी माँ को कचरे के पास बैठा देखकर उसका दिल चूर चूर हो गया। उसने धीरे से पुकारा, माँ। तो कावेरी जी ने तुरंत उसकी ओर देखा। देखते ही सुमित उनसे लिपट कर रोने लगा और वो भी उसे देखकर रोने लगे। काफ़ी देर तक वो इसी तरह अपने गिले शिकवे करते रहे और फिर वो उन्हें घर वापस ले आया। घर आते ही सुमित अपनी पत्नी रचना के चेहरे के भाव देखकर समझ गया था कि ये सब उसकी ही साजिश थी। हालांकि आज भी उसकी माँ ने रचना के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। वो तो बस इतना ही बोली कि तुमने भी अपनी माँ से मुंह फेर लिया, इसलिए वो घर से बाहर निकल गई थी कि वो खुद ही वृद्धाश्रम चली जाएंगी, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक वहीं कचरे के पास बैठी रहीं। ये सुनते ही सुमित का दिल दर्द से भर आया। उसने तुरंत उनके लिए अच्छा खाना मंगवाया, उनके हाथ चूमे और सोचने लगा कि ये वही माँ है जिन्होंने मुझे इतनी मुश्किलों में पाला था। ये सोचकर ही उसे अपने आप से घृणा महसूस होने लगी कि वो कैसे उनसे इतना बेपरवाह हो गया। अभी कुछ ही देर बीता था कि रचना उसके सामने आ गई और कहने लगी, अगर मिलनसार की घड़ियां ख़त्म हो गई हों तो मेरी भी सुन लो। कल रात से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो सुमित ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा कि जिस डॉक्टर से तुम मेरी माँ का इलाज करवा रही हो उसी से दवाई ले लो, वो बहुत अच्छी दवाई देता है। देखो मेरी माँ की हालत भी तो ठीक हो गई है, तुम भी ठीक हो जाओगी।
तो वो उसका इशारा समझ गई और कहने लगी, इस बूढ़ी औरत ने तो मुझे परेशान कर रखा है। जब देखो मुझसे मुकाबला करने पर उतारू रहती है, और आज तो इतना तंग किया इसने कि खुद ही घर से बाहर निकल गई, और तुम भी सुबह से बाहर थे, अब लौटे हो और मेरा हालचाल पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। सुमित उसकी फितरत भरी बातें जान चुका था। उसने उसे तरह तरह की बातों से बहका कर उसकी माँ से अलग करने की कोशिश की थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही रचना बोली, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी माँ। अब तुम्हें तय करना है कि तुम किसको रखना चाहते हो। ये सुनते ही अब सुमित की सहनशीलता समाप्त हो गई। वो उठा और एक जोरदार तमाचा रचना के गाल पर जड़ दिया और गुस्से से बोला कि ये थप्पड़ तुम्हें उसी टाइम जड़ देना चाहिए था जब तुमने पहली बार मेरी माँ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये वो हस्ती है जिनके पांव धो धो कर भी मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता, और तुम जो कल ही मेरी जिंदगी में आई हो, ये कहती हो कि मेरी माँ की इस घर में कोई जगह नहीं। तुम होती कौन हो उन्हें इस घर से बाहर निकालने वाली? अब इस घर में मेरी माँ नहीं बल्कि तुम जाओगी। ये कहते हुए उसने वहाँ खड़े खड़े उसे तलाक देने की धमकी दे दी। कावेरी जी ने उसे बहुत समझाया कि बेटा तुम्हारा घर न टूटे इसलिए तो मैं वृद्धाश्रम जाना चाहती थी। अपना घर मत तोड़ बेटा, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। कावेरी जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित ने उन्हें साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इस औरत ने मुझे आपसे दूर कर दिया, स्वार्थी बना दिया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसने मेरी आंखें खोल दी और मैं सही फैसला करने में सफल रहा। ये सुनकर उसकी पत्नी उनके पैरों में गिर पड़ी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। वो गिड़गिड़ाती रही, पर सुमित ने उसकी एक ना सुनी और घर से बाहर निकाल दिया। अब वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती तो सुमित ने भी की थी। वो 2 दिन के प्यार के चक्कर में ज़िंदगी भर कुर्बानियाँ देने वाली अपनी माँ को ही भूल गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।